सोचो जरा, दुनिया के कितने शहर ऐसे होंगे जहां सिस्टम दिखता कुछ और हो और चलता कुछ और हो। दिल्ली, हाँ वही दिल्ली जहां हम रहते हैं, काम करते हैं, सपने देखते हैं। यहाँ एक चीफ मिनिस्टर है, पूरा कैबिनेट है और एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी, जिसमें हम जैसे लोग हर 5 साल में वोट करके रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। सुनने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है ना, जैसे पंजाब, केरला या महाराष्ट्र, एक टिपिकल इंडियन स्टेट। लेकिन यहीं पर कहानी ट्विस्ट लेती है। क्या दिल्ली वैसी ही एक स्टेट है? सिंपल आंसर नहीं। दिल्ली एक्चुअली एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, यानी एक ऐसा सिस्टम जो आधा स्टेट है और आधा बिल्कुल अलग, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हाइब्रिड। मतलब पावर का स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन किया गया है जहां कुछ चीजें स्टेट जैसी लगती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पावर कहीं और चलती है। अब सोचो, जब सिस्टम ही इतना कंफ्यूजिंग हो तो असली पावर किसके पास होती है? चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई तीसरा प्लेयर? यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर है। इस रिपोर्ट में हम धीरे धीरे इस पजल को सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि दिल्ली में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली कैसे काम करता है, कौन डिसीजन लेता है, कौन रोकता है और कौन फाइनल से रखता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सिस्टम ऐसा बना कैसे। 1991 में एक फाउंडेशन रखी गई, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप जहां दिल्ली को थोड़ी ऑटोनॉमी मिली लेकिन पूरी नहीं। फिर आते हैं कुछ ऐसे मूवमेंट जो गेम चेंजर बन गए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 2023 के लैंडमार्क जजमेंट्स। हर जजमेंट्स के बाद रूल्स बदले, फिर उन रूल्स को फिर से बदला गया। एक तरह का टग ऑफ वॉर चलता रहा कोर्ट्स, पार्लियामेंट्स और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सब सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरी है तो एक सेकेंड रुक जाओ। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ फाइल्स और कोर्ट रूम्स तक लिमिटेड नहीं है, ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है तुम्हारी डेली लाइफ को। सोचो, अगर पावर क्लियर नहीं है तो डिसीजन डिले होंगे या नहीं, पॉलिटिक्स अटकेंगे या नहीं, और अल्टीमेटली इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? तुम पर, मुझ पर, उन 2 करोड़ लोगों पर जो दिल्ली को अपना घर कहते हैं। और कहानी यही खत्म नहीं होती। 2025 में एक पॉलिटिकल शिफ्ट आया है, नई पार्टी पावर में आती है, फेसेस चेंज हो जाते हैं, लेकिन सिस्टम वही का वही रहता है। टेंशन रिजॉल्व नहीं होता, बस प्लेयर चेंज हो जाते हैं। तो असली सवाल यह है, क्या दिल्ली का ये मॉडल सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट है या फिर ये एक लाइफ एग्जाम्पल है कि डेमोक्रेसी काम कैसे करती है जब नेशनल इंटरेस्ट और लोकल इंटरेस्ट टकराते हैं? क्योंकि दिल्ली सिर्फ एक सिटी नहीं है, ये इंडिया का कैपिटल है और यहीं पर टेस्ट होता है फेडरल स्ट्रक्चर का, सेपरेशन ऑफ पावर्स का और सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटेबिलिटी का। हर क्लैश, हर डिसएग्रीमेंट एक केस स्टडी बन जाता है। और इस पूरी जर्नी को समझना सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं है, ये एक्चुअली एक विंडो है, एक रियल टाइम नेगोशिएशंस को देखने का, जहां डिसाइड हो रहा है कि डेमोक्रेसी का मतलब आखिर होता क्या है जब पावर एक जगह कंसंट्रेट नहीं होती। और बिलीव करो, यह कहानी जितनी सिंपल दिखती है उतनी है बिल्कुल नहीं। चलो अब थोड़ा और डीप जाते हैं, क्योंकि दिल्ली को समझना है तो सिर्फ हेडलाइंस देखना काफी नहीं है। यहाँ गेम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और प्लेयर भी। सोचो, एक पजल है जिसमें हर पीस अलग अलग लोगों के पास है, और ट्विस्ट ये है, किसी एक के पास पूरा पजल नहीं है। सबसे पहला प्लेयर जो सबको दिखता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, यानी चीफ मिनिस्टर, उनका कैबिनेट और एमएलएज, जिन्हें तुम वोट देकर पावर में लाते हो। ये लोग क्या हैंडल करते हैं? स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पानी का सिस्टम और वेलफेयर सिस्टम्स। बेसिकली वो सब जो तुम्हारी डेली लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। इसलिए जब तुम वोट देते हो तुम्हें लगता है कि हाँ, अब पावर इनके पास है, लेकिन क्या सच में? यही एंट्री होती है दूसरे प्लेयर की, यूनियन गवर्नमेंट। और दिल्ली में यूनियन गवर्नमेंट का फेस होता है ल्यूटेंट गवर्नमेंट, यानी एलजी। अब नॉर्मली स्टेट्स में गवर्नर होता है जो मोस्टली सेरेमोनियल रोल में होता है, मतलब एडवाइस फॉलो करता है इलेक्टेड गवर्नमेंट की। लेकिन दिल्ली में एलजी सिर्फ एक फॉर्मल फेस नहीं है,
यहाँ एलजी के पास एक्चुअल पावर है और 2022 से ये रोल हैंडल कर रहे हैं विनय कुमार सक्सेना। मतलब एक तरफ सीएम और उनकी टीम और दूसरी तरफ एलजी जो डायरेक्टली सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, और दोनों के बीच में कभी कभी सीधा क्लैश। अब तीसरा प्लेयर आता है जो कैमरा के पीछे काम करता है लेकिन सिस्टम एक्चुअल चलाता है, ब्यूरोक्रेसी। आईएएस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो ग्राउंड पे डिसीजंस इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है, कभी इनकी रिपोर्टिंग लाइन सीएम के पास होती है और कभी डायरेक्टली यूनियन मिनिस्टर के पास। सोचो, अगर एक ऑफिसर को ही क्लियर नहीं है कि बॉस कौन है तो सिस्टम स्मूथ चलेगा या अटक जाएगा। और जब सिस्टम अटकता है तो इम्पैक्ट कहाँ होता है? ग्राउंड पे। अब आते हैं फोर्थ प्लेयर जो रेफरी का रोल प्ले करता है, जुडिशियरी, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि ऑनेस्टली दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन इतना क्लियर नहीं है कि सब कुछ ब्लैक एंड वाइट हो, इसलिए जब पॉलिटिकल फाइट सॉल्व नहीं होती तो केस कोर्ट में पहुंचता है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार इस गेम को रीसेट किया, एक बार 2018 में और फिर 2023 में। हर बार रूल्स डिफाइन हुए, पावर बैलेंस शिफ्ट हुआ और लगा कि अब क्लैरिटी आ गई। लेकिन स्टोरी यहाँ भी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर जजमेंट के बाद नए लॉज आए और गेम फिर से चेंज हो गया। अब एक सेकंड के लिए रुक के सोचो, इतने सारे प्लेयर्स, सीएम, एलजी, ब्यूरोक्रेसी, कोर्ट्स, और सबके पास थोड़ी थोड़ी पावर, तो असली कंट्रोल किसके पास है? और सबसे इंपॉर्टेंट, इस पावर स्ट्रगल का इंपैक्ट किस पर पड़ता है? आंसर सिंपल है, दिल्ली के लोगों पर। वो 2 करोड़ लोग जो हर दिन सिस्टम के साथ डील करते हैं। एग्जाम्पल से समझो, अगर सीएम और एलजी डिसाइड नहीं कर पाते कि एक ऑफिसर का ट्रांसफर कौन करेगा तो क्या होता है? फाइल अटकती है, डिसीजन डिले होता है और ग्राउंड पे काम रुक जाता है। एक छोटा सा पॉट होल रिपेयर भी डिले हो सकता है, पुलिस कंप्लेंट पेंडिंग रह सकती है, एक मिनिस्टर का ऑर्डर भी होल्ड पे जा सकता है। और तुम सोचते हो सिस्टम काम क्यों नहीं करता? अब समझ आ रहा है ना प्रॉब्लम कहाँ है? लेकिन सेंटर का भी अपना लॉजिक है। दिल्ली सिर्फ एक सिटी नहीं है, एक कैपिटल है। यहाँ पार्लियामेंट है, एम्बेसीज है, नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। इसलिए सेंटर के पास 3 मेजर कंट्रोल्स हमेशा रहते हैं, लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर। और यही 3 चीजें सबसे पावरफुल भी है। अब इमेजिन करो, तुम्हें एक कार दी गई है चलाने के लिए, कीज तुम्हारे पास है, फ्यूल भी तुम डाल रहे हो, मेंटेनेंस भी तुम ही कर रहे हो, लेकिन स्टीयरिंग वो किसी और के कंट्रोल में है, 3 इंपॉर्टेंट डायरेक्शन के लिए। थोड़ा अजीब लग रहा है ना? एग्जैक्टली, दिल्ली का सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है। ऑफिशियली दिल्ली एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, एक स्पेशल यूनियन टेरिटरी जिसे 1991 में एक यूनिक स्ट्रक्चर दिया गया। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 239 AA ऐड हुआ। इसके अकॉर्डिंग दिल्ली की असेंबली ज्यादातर टॉपिक्स पर लॉ बना सकती है, लेकिन 3 चीजें परमानेंटली सेंटर के पास रहती है, लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर। और यहीं से शुरू होती है असली फ्रिक्शन। कुछ और चीजें भी सरप्राइजिंग है। दिल्ली का सीएम पुलिस कमिश्नर अपॉइंट नहीं कर सकता, बजट भी वैसे इंडिपेंडेंट नहीं होती जैसे किसी और स्टेट में होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग, अगर एलजी किसी डिसीजन से एग्री नहीं करता तो वो उसे सीधा प्रेसिडेंट के पास रेफर कर सकता है। मतलब एक तरह से इलेक्टेड गवर्नमेंट का डिसीजन फ्रीज हो सकता है। अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी इंटेंस हो जाती है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला एलजी को हर जगह इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की एडवाइस फॉलो करेगा और सिर्फ इन्फॉर्म्ड रहेगा। एक मूवमेंट के लिए लगा पावर क्लैरिटी सीएम के साइड शिफ्ट हो गई। लेकिन फिर आता है 2021, पार्लियामेंट एक नया लॉ पास करता है जिसमें बोला गया कि एलजी की ओपिनियन लेना जरूरी है काफी डिसीजंस के लिए। मतलब जो पावर कोर्ट ने क्लैरिफाई की उसे फिर से लिमिट कर दिया गया। अब दिल्ली गवर्नमेंट कोर्ट जाती है और फिर आता है नेक्स्ट बिग मूवमेंट, मई 2023। सुप्रीम कोर्ट फिर से बोलता है सर्विसेज यानी ऑफिसर्स की पोस्टिंग और ट्रांसफर इलेक्टेड गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए। और एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सिविल सर्वेंट्स, मिनिस्टर, लेजिस्लेचर, पीपल। मतलब अगर सिस्टम के पास अपनी टीम कंट्रोल करने का पावर ही नहीं होगा तो वो लोगों के सामने अकाउंटेबल कैसे होगा? सुनने में बिल्कुल लॉजिकल लग रहा है ना?
लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। कुछ ही दिन के अंदर यूनियन गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस ले आती है, फिर उससे लॉ बना दिया जाता है और उस लॉ के थ्रू सर्विसेज फिर से दिल्ली गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। एक नया बॉडी बनाया जाता है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। चेयरपर्सन सीएम होता है, लेकिन फाइनल डिसीजन एलजी के पास। मतलब गेम फिर से रिवर्स। जो पावर कोर्ट ने दी थी वो प्रैक्टिकली वापस सेंटर के पास चली गई। अब सोचो, इतने सारे रूल्स, जजमेंट्स, लॉज और हर बार पावर्स इधर से उधर शिफ्ट होती रहती है। तो क्या दिल्ली का सिस्टम कभी स्टेबल हो पाएगा या फिर यह टग ऑफ वार हमेशा चलता रहेगा? और अगर चलता रहा तो सबसे बड़ा प्राइस कौन पे करेगा? शायद तुम और मैं। अब तक हमने समझा कि सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट सवाल बचा है, ये सिस्टम आया कहाँ से? क्या दिल्ली हमेशा से ऐसी ही थी या फिर धीरे धीरे लेयर बाय लेयर ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना? सच यह है, दिल्ली का मॉडल एक दिन में नहीं बना। ये एक लॉन्ग एक्सपेरिमेंट है जिसमें हर नया रूल पिछले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था और हर सॉल्यूशन ने एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। चलो टाइम को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 1956 उस टाइम दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। मतलब सिंपल लैंग्वेज में पूरा कंट्रोल सेंटर के पास। कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं, कोई असेंबली नहीं, सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर होता था जो सेंटर अपॉइंट करता था और वही पूरा शहर चलाता था। सोचो 35 साल तक दिल्ली के लोग वोट करके अपनी गवर्नमेंट चूज ही नहीं कर सकते थे। अब इमेजिन करो आज के टाइम में ऐसा हो, पॉसिबल लगता है? यहीं से प्रेशर बिल्ड होना शुरू होता है। लोगों को रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, अपनी आवाज चाहिए थी। और फिर आता है 1991, द टर्निंग पॉइंट। पार्लियामेंट एक बड़ा डिसीजन लेती है, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होता है आर्टिकल 239 AA और यहीं से दिल्ली को मिलता है अपना लेजिस्लेटिव असेंबली, अपना चीफ मिनिस्टर, अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब फाइनली डेमोक्रेसी का एक स्ट्रॉन्ग लेयर ऐड हो गया। लेकिन एक मिनट, क्या दिल्ली को फुल स्टेट बना दिया गया? नहीं, यहीं पे एक स्मार्ट कॉम्प्रोमाइज किया गया। डेमोक्रेसी दी गई लेकिन पूरी पावर नहीं। 3 चीजें, लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर सेंटर के पास ही रही। और ऑनेस्टली यही 3 चीजें सबसे पावरफुल है। मतलब एक तरफ तुम्हें सिस्टम दिया गया और दूसरी तरफ उस सिस्टम को कंट्रोल पार्शियली होल्ड करके रखा गया। और इसी मूवमेंट में एक इनविजिबल टग ऑफ वॉर क्रिएट हो गया जो आज तक चल रहा है। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2015 में। यहाँ से स्टोरी थोड़ी ड्रामेटिक हो जाती है। आम आदमी पार्टी, जिसे लीड कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, एक हिस्टोरिक विक्ट्री जीतती है। 70 में 67 सीट्स, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट डोमिनेंस। लोगों ने क्लियरली एक मैंडेट दिया, अब पावर तुम्हारे पास है। लेकिन क्या सिस्टम ने भी ये अलाउ किया? ऑलमोस्ट तुरंत क्लैशेस स्टार्ट हो गए। एलजी ऑफिसर वर्सेस इलेक्टेड गवर्नमेंट। इशू क्या था? सिंपल, पावर का कंट्रोल। एंटी करप्शन ब्रांच का कंट्रोल किसके पास होगा? ऑफिसर्स को ट्रांसफर कौन करेगा? डिसिप्लिन कौन मेंटेन करेगा? और ये छोटी छोटी फाइट्स धीरे धीरे एक फुल ब्लोन लीगल बैटल बन गई। केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट और फिर आता है जुलाई 2018। कोर्ट एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट देता है, एलजी हर जगह इंटरफेयर नहीं करेगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट की एडवाइस फॉलो करेगा। एक मूवमेंट के लिए लगा, फाइनली क्लैरिटी आ गई, डेमोक्रेसी जीत गई। लेकिन क्या स्टोरी यही खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। 2021 में पार्लियामेंट एक नया लॉ पास करती है, GNC-TD अमेंडमेंट्स एक्ट 2021, और यह लॉ बेसिकली 2018 के जजमेंट्स को नैरो कर देती है। अब बोला गया गवर्नमेंट का मतलब कुछ केसेस में एलजी होगा और काफी डिसीजंस के लिए एलजी की ओपिनियन लेना जरूरी होगा। मतलब जो स्पेस इलेक्टेड गवर्नमेंट को मिला था वो थोड़ा कॉम्प्रेस हो गया। फिर से कॉन्फ्लिक्ट, फिर से कोर्ट, और फिर आता है नेक्स्ट बिग मूवमेंट, मई 2023। सुप्रीम कोर्ट फिर से क्लियर करता है सर्विसेज यानी ऑफिसर्स की पोस्टिंग ट्रांसफर इलेक्टेड गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए। और यहाँ कोर्ट एक पावरफुल लॉजिक देता है, अगर सीएम अपनी टीम कंट्रोल ही नहीं कर सकता तो वो अकाउंटेबल कैसे होगा? सुनने में सिंपल है लेकिन इम्पैक्ट ह्यूज था। एक बार फिर लगा अब तो सिस्टम सेटल हो गया, लेकिन अभी ट्विस्ट बाकी है। कुछ ही दिन के अंदर यूनियन गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस ले आती है,
फिर उससे लॉ बना दिया जाता है, GNC-TD अमेंडमेंट्स एक्ट 2023, और इस लॉ के थ्रू एक नया बॉडी क्रिएट होता है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। चेयरपर्सन सीएम होता है, लेकिन फाइनल पावर एलजी के पास। मतलब गेम फिर से रिवर्स। जो कंट्रोल कोर्ट ने दिया वो प्रैक्टिकली वापस सेंटर के ऑर्बिट में चला गया। अब एक सेकंड के लिए सोचो, कितनी बार पावर शिफ्ट हुई? 2018, 2021, 2023, फिर 2023 लॉ। ये कोई सिंपल सिस्टम नहीं है, ये कंटिन्यूअस टग ऑफ वॉर है। और फिर आता है एक और इन्वेस्टिगेटिंग चैप्टर, अगस्त 2024। इशू क्या था? एलजी क्या खुद से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेंबर्स नॉमिनेट कर सकता है? कोर्ट ने बोला हाँ कर सकता है। मतलब एक और एरिया जहां एलजी इंडिपेंडेंट पावर यूज कर सकता है। अब तक तुम नोटिस कर रहे हो, हर बार कोर्ट एक लाइन ड्रॉ करता है और सिस्टम उस लाइन को फिर से एडजस्ट कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा रिसेंट चेंज कोर्ट से नहीं, पॉलिटिक्स से आया। फरवरी 2025 इलेक्शन, और यहाँ स्टोरी एकदम फ्लिप हो जाती है। बीजेपी जो 1998 के बाद से पावर में नहीं थी दिल्ली में, वो जीत जाती है 48 सीट के साथ। आम आदमी पार्टी 22 पर आ जाती है और अरविंद केजरीवाल अपनी खुद की सीट भी हार जाते हैं। नई चीफ मिनिस्टर बनती है रेखा गुप्ता। अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट होती है, सेंटर में भी बीजेपी, दिल्ली में भी बीजेपी, एलजी भी सेंटर का अपॉइंट। मतलब पहली बार सारे मेजर प्लेयर्स एक ही साइड पे है। और सडनली वो जो डेली क्लासेस थे वो कम दिखने लगते हैं। अब सवाल यह है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या बस कुछ देर के लिए चुप रह गई? सच क्या है? स्ट्रक्चर वही है, रूल्स वही है, बस प्लेयर सेम हो गए हैं। और यह एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट देता है, दिल्ली का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये स्ट्रक्चर है। जब अलग अलग पार्टीज होती है तो क्लैश विजिबल हो जाता है, जब सेम पार्टी होती है तो क्लैश बैकग्राउंड में चला जाता है, लेकिन सिस्टम वही रहता है। अब थोड़ा ग्राउंड रियलिटी देखो। एक आदमी पुलिस स्टेशन जाता है कंप्लेंट देने, पुलिस किसकी सुनेगी? सीएम की? नहीं, यूनियन होम मिनिस्ट्री की चेन फॉलो करेगी। मतलब एक मिनिस्टर चाहता है कि एक इनएफिशिएंट ऑफिसर को हटा दिया जाए, क्या वो डायरेक्टली कर सकता है? हर बार नहीं। और याद है 2020 फार्मर प्रोटेस्ट, जब फार्मर्स दिल्ली आ रहे थे, उन्हें बॉर्डर पर किसने रोका? दिल्ली पुलिस ने। और दिल्ली पुलिस किसके कंट्रोल में है? सेंटर के। चाहे दिल्ली गवर्नमेंट का स्टांस अलग ही क्यों ना हो। अब तुम खुद सोचो, जब एक ही सिटी में दो पावर सेंटर्स हो और दोनों की प्रायोरिटीज अलग हो सकती है, तो सिस्टम स्मूथ चलेगा या फ्रिक्शन क्रिएट होगा? और अगर फ्रिक्शन होगा तो उसका रियल इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? शायद तुम्हारी डेली लाइफ में, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम का सोर्स क्या है। और यही दिल्ली की स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। यह सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, यह एक लाइफ एक्सपेरिमेंट है, जहां हर डिसीजन, हर कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ा सवाल पूछ रहा है, पावर का असली मालिक कौन है? अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब मैटर क्यों करता है? क्या ये सिर्फ लॉयर्स और पॉलिटिशियंस की डिबेट है, या फिर इसका डायरेक्ट कनेक्शन तुम्हारी डेली लाइफ से भी है? सच यह है, प्रॉब्लम थ्योरी में नहीं है, प्रॉब्लम है एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच का गैप। जब तुम वोट देते हो, तुम क्या सोचते हो? जो लीडर्स जीतेगा वो अपने प्रॉमिसेस इंप्लीमेंट करेगा। लेकिन दिल्ली में कहानी इतनी सिंपल नहीं है। यह एक इनविजिबल एस्ट्रेक लगा हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। दिल्ली एक नॉर्मल सिटी नहीं है, यह इंडिया का कैपिटल है। यही फॉरेन लीडर्स आते हैं, यही नेशनल पॉलिसीज डिस्कस होती है। यहाँ मीडिया हर छोटी बड़ी चीज़ों को एम्पलीफाई करती है। इसलिए अगर दिल्ली में कुछ गलत होता है, चाहे गार्बेज कलेक्ट करना हो, लॉ एंड ऑर्डर इशू हो या कोई प्रोजेक्ट डिले हो, तो वो सिर्फ एक सिटी की प्रॉब्लम नहीं रहती, वो एक नेशनल एम्बैरेसमेंट बन जाती है। और यही से प्रेशर और भी बढ़ जाती है। लेकिन असली प्रॉब्लम और सब्टल है। दिल्ली का सिस्टम एक अजीब टाइप का फेलियर क्रिएट करता है, जिसे बोलते हैं पॉलिसी पैरालिसिस। और ये इनकम्पिटेंस की वजह से नहीं होता, यह होता है कंफ्यूजन की वजह से। सोचो, सीएम और कैबिनेट ने एक स्कीम डिजाइन की, फंडिंग अप्रूव हो गई, अनाउंसमेंट भी हो गई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन रुक गई। क्यों? क्योंकि जो ऑफिसर काम करेगा उस पर कंट्रोल क्लियर नहीं है। उसे ट्रांसफर कौन करेगा, उसे डायरेक्शन कौन देगा? और जब ये क्लियर नहीं होता तो सिस्टम फ्रीज हो जाता है। ये कोई हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल नहीं है, हेल्थ सेक्टर में हुआ है,
एजुकेशन रिफॉर्म में हुआ है, एंटी करप्शन इनिशिएटिव में हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात, चाहे कोई सी भी पार्टी पावर में हो, प्रॉब्लम रिपीट होते रहती है। मतलब इशू किसी एक पार्टी का नहीं है, इशू सिस्टम का है। और इस सिस्टम का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कॉमन लोगों पर। एक सिंपल एग्जांपल लो, तुम पुलिस को कॉल करते हो एक क्राइम के लिए, तुम एक्सपेक्ट करते हो सीएम रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन पुलिस किसकी सुनती है? सेंटर की। एक बिजनेस ओनर अपना प्रोजेक्ट अप्रूव करवाना चाहता है, वो लोकल गवर्नमेंट को अप्रोच करता है, लेकिन फाइनल अप्रूवल सेंटर के पास। और फिर तुम वोट देते हो मैनिफेस्टो देख के, प्रॉमिसेस सुन के, लेकिन जब वो प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं होती तो ब्लेम किसको करते हो? सीएम को। यहीं पर क्रिएट होता है एक डेंजरस गैप, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी गैप। मतलब जिस पर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हो और जिसके पास एक्चुअल पावर है, वो डायरेक्टली तुम्हारे वोट के थ्रू अकाउंटेबल नहीं है। अगर अकाउंटेबिलिटी इतनी ही क्लियर नहीं है तो डेमोक्रेसी काम कैसे करेगी? यही सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक कॉन्सेप्ट दिया था, ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सिविल सर्वेंट, मिनिस्टर, लेजिस्लेचर, पीपल। सिंपल लॉजिक, ऑफिसर मिनिस्टर को आंसर करेगा, मिनिस्टर असेंबली को आंसर करेगी और असेंबली लोगों को आंसर करेगी। लेकिन दिल्ली में ये चेन बार बार टूट जाती है, क्योंकि सिविल सर्वेंट हर बार मिनिस्टर के कंट्रोल में नहीं होता। और जब चेन का पहला लिंक ही वीक हो तो लास्ट लिंक यानी तुम डिस्कनेक्टेड फील करते हो। और इसी वजह से जब टीवी पर तुम सीएम और एलजी का फाइट देखते हो, वो सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा नहीं होता, वो एक्चुअल एक रियल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम होता है जो डिकेड से अनसॉल्व्ड है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, यह प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है, दुनिया के और भी कंट्रीज इस चैलेंजेस से स्ट्रगल करते हैं। जैसे वॉशिंगटन डीसी, जहां यूएस कांग्रेस के पास ओवरराइड पावर्स है। ये कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल। मतलब एक कॉमन प्रॉब्लम है, कैपिटल सिटीज को कैसे गवर्न करे, नेशनल इंपॉर्टेंस भी मेंटेन करनी है और लोकल लोगों को भी प्रॉपर गाइडेंस देनी है। दिल्ली का सॉल्यूशन यूनिक है लेकिन परफेक्ट नहीं, इसलिए दुनिया भर के स्कॉलर्स इसे एक केस स्टडी के तौर पर देखते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज है। तो तुम क्या कर सकते हो? सबसे पहला स्टेप, क्लैरिटी। कौन सा काम किस गवर्नमेंट के पास है? गार्बेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्ट दिल्ली गवर्नमेंट के पास। पुलिस, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर सेंटर यानी एलजी के थ्रू। अगर तुम्हें ये बेसिक डिफरेंस समझ आ गया तो तुम बेटर क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट टाइम जब कोई लीडर प्रॉमिस करे, सिर्फ ये मत पूछना आप क्या करोगे, ये पूछना आप कैसे करोगे जब पावर लिमिटेड है। और शायद यही रियल अवेयरनेस है। अब आगे क्या? 2023 का लॉ अभी भी लीगल चैलेंजेस में है। 2025 में पॉलिटिकल फ्रिक्शन कम हुआ है लेकिन सिस्टम चेंज नहीं हुआ। मतलब अगर फ्यूचर में फिर से अलग पार्टीज आई सेंटर और दिल्ली में तो क्या होगा? शायद वही पुरानी स्टोरी फिर से रिपीट होगी। और यहीं पर सबसे बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या दिल्ली कभी फुल स्टेट बनेगी या ये हाइब्रिड मॉडल ही फ्यूचर है? और अगर यह मॉडल कंटिन्यू रहता है तो क्या हम इसके साथ अडेप्ट करेंगे या फिर सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि एंड में यह सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल नहीं है, यह सवाल है तुम्हारी डेमोक्रेसी का एक्चुअल मतलब क्या है। तो अब तक जो हमने देखा उसको एक लाइन में समझो तो दिल्ली का सिस्टम कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ये एक ऑनगोइंग नेगोशिएशंस है। कभी पार्लियामेंट रूल डिफाइन करता है, कभी सुप्रीम कोर्ट उन्हें री इंटरप्रेट करता है और फिर पार्लियामेंट वापस आकर बाउंड्रीज चेंज कर देता है। मतलब गेम खत्म नहीं होता, बस रूल्स बार बार रीराइट होते रहते हैं। 1991 से लेकर आज तक दिल्ली एक अजीब बैलेंस पे चल रही है। एक तरफ इलेक्टेड गवर्नमेंट है, सीएम, कैबिनेट, असेंबली, जो ज्यादातर सब्जेक्ट्स पे काम कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर जैसे पावरफुल सब्जेक्ट्स अभी भी सेंटर के पास है, एलजी के थ्रू। और यहीं से फ्रिक्शन शुरू होता है। अगर तुम पैटर्न नोटिस करो तो एक इंटरेस्टिंग साइकिल दिखेगा। सुप्रीम कोर्ट आता है, बोलता है इलेक्टेड गवर्नमेंट को ज्यादा अथॉरिटी मिलनी चाहिए, फिर पार्लियामेंट आता है और उस अथॉरिटी को थोड़ा लिमिट कर देता है, फिर डिस्प्यूट, फिर केस, फिर जजमेंट्स, फिर अमेंडमेंट्स, एक लूप। जैसे कोई टग ऑफ वॉर चल रहा हो जिसमें रोप कभी इधर जाती है
कभी उधर, और फिर 2025 आता है। दिल्ली में गवर्नमेंट चेंज होती है, रेखा गुप्ता सीएम बनती है, बीजेपी पावर में आती है और सेंटर में भी बीजेपी है। अचानक से जो पब्लिक क्लैशेस तुम टीवी पे देखते थे, सीएम वर्सेस एलजी, वो ऑलमोस्ट गायब हो जाते हैं। सब स्मूथ लगने लगता है, लेकिन रुक जाओ, क्या सिस्टम चेंज हो गया? नहीं, सिर्फ प्लेयर्स चेंज हुए हैं, रूल सेम नहीं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज कॉन्फ्लिक्ट कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि अगर कल फिर से अलग पार्टीज आ गई सेंटर और दिल्ली में, तो क्या होगा? एग्जैक्टली वही जो पहले होता था। मतलब जो टेंशन तुमने 2015 से 25 के बीच में देखा, वो किसी एक पार्टी की वजह से नहीं था, वो सिस्टम का बिल्ट इन फ्यूचर था। और इसीलिए फ्यूचर का सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, दिल्ली का फाइनल स्टेटस क्या होगा? क्या दिल्ली एक फुल स्टेट बनेगी, या ये हाइब्रिड मॉडल कंटिन्यू रहेगा, या फिर कोई नया एक्सपेरिमेंट होगा? लेकिन ऑनेस्टली आम आदमी के लिए ये टेक्निकल लेबल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। उनके लिए एक सिंपल सवाल होता है, जो सिस्टम है क्या ये मेरी लाइफ बेटर बना सकता है? और यही इस पूरी कहानी का कोर है। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का डिबेट नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिशियंस का पावर स्ट्रगल नहीं है, ये एक बेसिक टेस्ट है, क्या गवर्नेंस एक्चुअली लोगों के लिए काम कर रही है? क्योंकि एंड ऑफ द डे चाहे पावर टेक्निकली किसी के पास हो, अगर सिस्टम डिलीवर नहीं करता तो डेमोक्रेसी का मतलब अधूरा रह जाता है। और शायद इसीलिए दिल्ली की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये अभी भी लिखी जा रही है, कोर्ट रूम्स में, पार्लियामेंट्स में, और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस में। और अगला चैप्टर क्या होगा वो डिपेंड करता है सिर्फ पॉलिटिशियंस पर नहीं, बल्कि तुम जैसे वोटर्स पर भी।